राइट। तो अब इसमें ये करना है, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये करना है कि ये यहाँ पे कुछ एक सेकंड। तो जैसे ये कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के नाम एक ही जगह मैंने लिख दिए हैं। तो जैसे अब इनको बस रट लेना है आपको, ठीक है। तो पिग्मी हॉग है, मालाबार लार्ज सीवेट है, लार्ज हटा दो, मालाबार सीवेट याद रखो। तो पिग्मी हॉग, मालाबार सीवेट, सुमात्रन राइनो, नाम दाफा फ्लाइंग स्क्विरल, एल्वीरा रैट, ये कोरोमंडल कोस्ट में मिलती है एल्वीरा रैट, ठीक है। और कश्मीरी स्टैग, जंकिन स्ट्रू, और जंकिन श्रीव, अंडमान श्रीव, ये एक रॉडेंट है। चाइनीज़ पेंगोलिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और हिमालयन ब्राउन बियर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन एशियाटिक चीता ओनली लेफ्ट इन ईरान में अभी सिर्फ बचे हैं एशियाटिक चीता, while cheetahs are reintroduced in India in the Kuno Wildlife Sanctuary from the Namibia, so they are African cheetahs which have vulnerable status, ठीक है। and then orangutan critically endangered, and orangutan के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साइबेरियन क्रेन ऑफ कोलादेव रीजन। तो यहाँ तक पहले पार्ट्स में याद करते हैं, तो पहले अभी यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। तो पिग्मी हॉग हमने पढ़ा, और क्या याद आ रहा है? मालाबार लार्ज सीवेट याद आ रहा है, नाम दाफा फ्लाइंग स्क्विरल याद आ रहा है, सुमात्रन राइनो याद आ रहा है, जेंकिन श्रीव, अंडमान श्रीव ये याद आ रहा है, कश्मीरी स्टैग है। एक यहाँ पहली लाइन में भूल रहा है, दैट इज़ एल्वीरा रैट, एल्वीरा रैट, ठीक है। तो एक बार फिर से पहली वाली लाइन बता रहे हैं। इसमें आ गया आपका पिग्मी हॉग, मालाबार लार्ज सीवेट, सुमात्रन राइनो, नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल, एल्वीरा रैट, कश्मीरी स्टैग, जेंकिन श्रीव, अंडमान श्रीव, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन से चाइनीज़ पेंगोलिन है, फिर हिमालयन ब्राउन बियर है, फिर एशियाटिक चीता है जो कि अभी सिर्फ ईरान में बचे हैं, इंडिया में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व किए गए हैं। तो वो नामीबिया से ले आए गए थे, उनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। तो चाइनीज़ पेंगोलिन हो गया, फिर हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, एशियाटिक चीता हो गया, और फिर ओरांगुटान और साइबेरियन क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। हिमालयन क्वेल, फिर यहाँ से आगे देखते हैं तो हिमालयन क्वेल हो गया, और पिंक हेडेड डक हो गया। हिमालयन क्वेल और पिंक हेडेड डक, ठीक है। हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक, वाइट बेलीड हिरॉन, मेरे ख्याल से चिड़िया होगी ये। तो हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक, वाइट बेलीड हिरॉन, और बेयर्स पोचार्ड ये तो हम पढ़ चुके हैं। कवल लेक जो बिहार में ऑक्सबो लेक है, वहाँ पे बेयर्स पोचार्ड और सोशेबल लैपविंग मिलता है, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर बंगाल फ्लोरिकन, ये मानस नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था। जर्डॉन्स कर्सर ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये आंध्रा वाले रीजन में पढ़ा था, जर्डॉन्स कर्सर। देन सोशेबल लैपविंग ऑफ कच्छ, ठीक है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर ऑफ चिल्का लेक, ये भी पढ़ा था। ओरिएंटल वाइट बैग्ड स्लेंडर बिल्ड एंड लॉन्ग बिल्ड रेड हेडेड। अब देखो वल्चर्स कौन से वाले जो वल्चर्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, तो उनके नामों में अगर ये कीवर्ड्स आ रहा है, वल्चर के नाम में अगर ये फॉलोइंग कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है CR स्टेटस के साथ। तो अगर ओरिएंटल कीवर्ड आ रहा है, स्लेंडर आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, या रेड आ रहा है, तो फिर वो वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। स्लेंडर, लॉन्ग, रेड, ओरिएंटल, स्लेंडर, लॉन्ग, रेड, ओरिएंटल, अगर ये 4 शब्द आ रहे हैं तो फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर है, ठीक है। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें जिप्स करके कोई कीवर्ड आता है, तो उससे पहचान लेना ऑप्शन में। अगर GYPS कोई सी ऑप्शन में लिखा होगा तो दैट मीन्स इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अ वल्चर। एंड नोट दैट ऑल द वल्चर्स आर इन शेड्यूल 1, नॉट ऑल द वल्चर्स आर इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन पौंडीचेरी शार्क, देवलाली मिनाव। अब मछलियों की बात करें तो एक पौंडीचेरी शार्क है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR है। देवलाली मिनाओ भी CR स्टेटस है। गैंजेस शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश, ऑलिव कोम्ब सॉफिश, दे आर ऑल्सो हैविंग CR स्टेटस। तो सॉफिश में लार्ज टूथ सॉफिश याद रखो, और कोम्ब सॉफिश याद रखो, 2 सॉफिश हो गई। फिर गैंजेस शार्क याद रखो, और गैंजेस शार्क के साथ एक पौंडीचेरी शार्क, तो 4 मछलियों के नाम हो गए। लार्ज टूथ सॉफिश हो गया, और लार्ज और कॉम्ब सॉफिश हो गए। उसके अलावा गैंजेस शार्क हो गया और पौंडीचेरी शार्क हो गया। उसके अलावा देवलाली मिनाओ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर वल्चर में मैंने बताया स्लेंडर, लॉन्ग, रेड, और क्या है, ओरिएंटल, ठीक है। स्लेंडर, लॉन्ग, रेड एंड ओरिएंटल, तो अगर ये 4 कीवर्ड्स दिख रहे हैं तो फिर वो CR स्टेटस वाला वल्चर है।
फिर कवल लेक में हमने पढ़ा था सोशेबल लैपविंग और बेयर्स पोचार्ड, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके बाद फिर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये चिल्का लेक में पढ़ा था, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर जर्डॉन्स कर्सर भी याद रखना है, ये CR स्टेटस है इसका, और बंगाल फ्लोरिकन। तो जर्डॉन्स कर्सर एंड बंगाल फ्लोरिकन, दो हमें याद आ रहा है, पिंक हेडेड डक और हिमालयन क्वेल, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, हिमालयन क्वेल और पिंक हेडेड डक। इसके अलावा वाइट बेलीड हिरॉन भी याद रखना है, वाइट हेलिड हिरॉन, वाइट बेलीड हिरॉन, बेयर्स पोचार्ड, सोशेबल लैपविंग, बंगाल फ्लोरिकन, जॉर्डॉन्स कर्सर, ठीक है, ये सारे के सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन ऑफ कोलादेव रीजन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ राजस्थान रीजन, ये दोनों भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा फिर ओरांगुटान, CR स्टेटस है इसका ओरांगुटान का, और एशियाटिक चीता का है, चाइनीज़ पैंगोलिन का है, हिमालयन ब्राउन बियर का है। फिर अंडमान श्रियू है, जेंकिन श्रियू है, काश्मीरी स्टैग का CR स्टेटस है, एल्वीरा रैट, फ्लाइंग स्क्विरल नामडाफा वाली, सुमाट्रन राइनो, मालाबार लार्ज सिवेट एंड पिग्मी हॉग। तो इतने सारे स्पीशीज़ का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस भी हैं, जैसे साल फॉरेस्ट टर्टोइस, जो सिर्फ साल फॉरेस्ट में मिलता है, साल फॉरेस्ट टर्टोइस, वो भी CR है। फिर रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, अब देखो इलोंगेटेड टर्टोइस एंड थ्री स्ट्रिप्ड रूफ्ड टर्टल इन रुद्र सागर लेक ऑफ त्रिपुरा। तो देखो चार तो मैंने, मेरे ख्याल से ऑलिव रिडले सी टर्टल का नहीं, दैट इज़ नॉट CR स्टेटस, ठीक है। जो चार प्रकार के टॉर्टॉइज या टर्टल जिनके CR स्टेटस मैंने पढ़े, तो एक का इलोंगेटेड टॉर्टॉइज नाम है, दूसरे का रेड क्राउन पहनता है, कछुआ जो रेड क्राउन पहनता है वो CR स्टेटस का है, और इलोंगेटेड टॉर्टॉइज भी CR स्टेटस का है। इसके अलावा एक सॉल फॉरेस्ट में मिलता है, वो भी CR स्टेटस का है। उसके अलावा एक और टर्टल है जो त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक में मिलता है, उसमें 3 तरह की स्ट्रिप्स हैं पड़ी रहती हैं, थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, ठीक है। अब इसके अलावा एक हॉक्सबिल सी टर्टल भी एक होता है, टेरापिन टॉर्टॉइस भी होता है, और रॉसचेस्टस वाले सारे के सारे मेढक जो होते हैं वो सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और एक और मुन्नार ब्रश फ्रॉग, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो मुन्नार केरला में जो है, मुन्नार ब्रश फ्रॉग, दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन रॉसचेस्टस वाले सारे के सारे मेढक वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा एक टेरापिन और हॉक्सबिल फ्रॉग भी हैं, ये भी CR स्टेटस है इनका। तो सॉल फॉरेस्ट टर्टॉइज हो गया, रेड क्राउन टर्टॉइज हो गया, इलोंगेटेड टर्टॉइज हो गया, और सॉल फॉरेस्ट टर्टॉइज, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल हो गया, इलोंगेटेड टर्टॉइज हो गया, थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल हो गया, थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल जो रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में मिलता है वो भी। इसके अलावा हॉक्सबिल और टेरापिन टर्टॉइज, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर यहाँ हमने देखा था रॉसचेस्टस वाले सारे जिनके नाम में प्रीफिक्स में रॉसचेस्टस लगा हो, वो सारे मेढक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और मुन्नार केरला में एक मुन्नार ब्रश टॉर्टॉइज मिलता है, मुन्नार ब्रश फ्रॉग, नॉट टॉर्टॉइज, फ्रॉग, मुन्नार ब्रश फ्रॉग, दैट इज़ इन केरला, वो भी CR स्टेटस है। अब इसके अलावा जो बच जाते हैं, जैसे नीलगिरी तहर, वो अब एंडेंजर्ड वाले में आ जाएंगे। तो एंडेंजर्ड वाले पहचानना आसान है, एक बारी जब आप CR वाले पढ़ लोगे तो EN वाले अपने आप पहचानना आसान हो जाता है। तो बस एक बार बता दे रहे हैं, रेड पांडा हो गया, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। अब जैसे रेड पांडा एंडेंजर्ड है, हिस्पिड हेयर एंडेंजर्ड है, और लाइन टेल्ड मकॉक, नीलगिरी तहर, ये सब EN वाले हैं। संगाई डांसिंग डियर, ये EN वाला है, ठीक है। और हुलॉक गिब्बन, ये भी EN है। लायन एलिफेंट, ये भी EN है। इर्रावडी डॉल्फिन, ये भी EN वाला है, ठीक है। तो ये सारे EN वाले हैं, बस ये याद रखना कि हिस्पिड हेयर EN वाला है, और गोल्डन लंगूर भी, गीज गोल्डन लंगूर, रेड पांडा, हिस्पिड हेयर, नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मकॉक, और संगाई डांसिंग डियर, और इर्रावडी डॉल्फिन, हुलॉक गिब्बन, ये सब EN वाले हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे हिरण वगैरह के नाम जहाँ भी तुम देखोगे वो यूजुअली एंडेंजर्ड EN स्टेटस वाले मिलेंगे तुम्हें। जैसे आप देखो वाइट बेलीड मस्क डियर हो गया यहाँ पर, या फिर संगाई हो गया, डांसिंग वाला कहाँ गया, तो एक संगाई डांसिंग डियर हो गया और वाइट बेलीड मस्क डियर ये भी हो गया, तो 2 हिरण हो गए। और
या फिर बंदर चिंपैंजी वाली प्रजाति अगर मिलेगी तो वो EN मिलेगी। यूजुअली मैं बता रहा हूँ, दिस विल नॉट बी 100% करेक्ट, बट ये ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं ट्रिक, कि अगर हिरण या बंदर या चिंपैंजी वाला कोई प्रजाति की बात हो रही है तो वो EN आएगा, एंडेंजर्ड, ठीक है। बाकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो मैंने बता ही दिया है। अब रेड पांडा एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकली CR वाले में चला जाता है, जबकि रेड पांडा EN वाले में जाएगा, ठीक है। अब बस एक आइसोलेटेड फैक्ट ये याद कर लो कि लेदर बैक सी टर्टल ये लार्जेस्ट मरीन टर्टल होता है। ये बहुत बड़ा कछुआ था, मतलब इतना बड़ा कछुआ कि भैंस भी छोटी पड़ जाए इसके आगे, ठीक है। तो ये लेदर बैक सी टर्टल होता है। लेदर बैक सी टर्टल बहुत बड़ा कछुआ होता है, ये वल्नरेबल स्टेटस में है। फिर कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं अब। ऑल राइट, तो ठीक है, अब ये कम्युनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कम्युनिटी क्या होता है। अगर किसी एक स्पीशी की बात कर लो तो उसकी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जबकि वही अगर विभिन्न प्रकार की स्पीशीज़ की सम्मिलित पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो वाइल पॉपुलेशन इज़ एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर स्पीशी, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को सम्मिलित रूप से देखते हैं, ठीक है। नाउ कम्युनिटीज़ इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये देखो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल हो गया, फिर पॉपुलेशन किसी एक स्पीशीज़ की, फिर कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज़, फिर कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन होता है, इकोसिस्टम बनता है लार्जर, फिर उससे भी बड़ा होता है बायोम, और सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर, ठीक है। नाउ द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1869 एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कम्युनिटी एंड देयर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, तो इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अब देखो हिन्नी कब बनता है, जब देयर इज़ अ मेटिंग बिटवीन when the donkey is female and horse is male, then हिंदी बनता है। when the donkey is male and horse is female, तब mule बनता है, MULE, mule। now फिर अब habitat क्या होता है, तो address of a species while niche ecological functional role और occupation of a species, ठीक है। तो functional role अगर हम इकोसिस्टम या बड़ी बायोम की पर्सपेक्टिव से देखें तो हर स्पीशी का एक फंक्शनल रोल होता है, तो उसे हम नीश कहते हैं, नीश। जबकि हैबिटेट तो सिंपली एक एड्रेस होता है एक खास स्पीशी का। देन की स्टोन स्पीशीज़ आर दैट हैव एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रोल्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम या इकोलॉजी इन दैट एरिया। तो और फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं व्हेन अ रीजन इज़ नोन बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ नेटिव स्पीशीज़ ऑफन यूज्ड फॉर टूरिज्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देन अम्ब्रेला स्पीशीज़ व्हेन अ स्पीशीज़ प्रेजेंस हेल्प्स कंजर्वेशन ऑफ ऑल अदर स्पीशीज़ ऑफ अ रीजन, देन दैट behaves like an umbrella species। then indicative species या endemic species भी बोलते हैं, जैसे कोई एक species अगर कहीं कम हो रही है तो it is an indication of certain pattern changes in the ecosystem, ठीक है। जैसे short leaves trees have more racemes which are more inflammable। तो छोटी पत्ती वाले पेड़ जो होते हैं तो वो छोटी पत्तियों में रेसिन इतना ज़्यादा होता है कि वो इन्फ्लेमेबल होते हैं कंपेयर टू द ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज़। तो इसलिए अगर किसी फॉरेस्ट में सारे के सारे छोटे पत्ते वाले ट्रीज़ लगा देंगे तो फॉरेस्ट फायर होने का ख़तरा है। इसीलिए ये मिटिगेशन स्ट्रेटजी के तौर पे अगर एक रो आप शॉर्ट पत्ती वाले ट्रीज़ लगा रहे हो तो फिर अगली रो ब्रॉड लीव्स वाला फॉरेस्ट या प्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे फायर प्रोपेगेट नहीं होती है बहुत तेज़ी से। फिर अडेप्टेशन की बात करें तो इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। एग्जांपल गिल्स इन फिशेस हो गया, या थिक फर इन एनिमल्स हो गया कोल्ड एनवायरनमेंट में, या डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल्स हो गया, या स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स हो गया, और क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स ये भी एक एग्जांपल है अडेप्टेशन का। कैम पैथवे बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। So in some plants in very dry conditions, the stomata are closed during the daytime and open at night. These plants are said to have CAM pathway mechanism। इतना dry arid conditions हो जाता है कि दिन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और फिर जब थोड़ा सा ड्राइनेस और या फिर टेम्परेचर कम होता है तो फिर स्टोमेटा रात में खुल जाते हैं, तो इसे CAM pathway बोलते हैं। In some plants in very dry conditions, the stomata are closed during the daytime to prevent the loss of water and the stomata are open at night।
दिस इज़ ड्यू टू कैम पैथवे मैकेनिज्म, क्रैसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। Then speciation is the process by which new species are formed and evolution is the mechanism by which speciation is brought about, ठीक है। तो geographic isolation leads to speciation। अब ये मैंने अलग से नोट डाउन किया था, दिस वाज नॉट मेंशन्ड इन द बुक, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना हो सके। तो वो स्पीसिएशन जो होता है वो नई नई स्पीशी बनने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। वेयर एज एवोल्यूशन इज़ द मैकेनिज्म, एवोल्यूशन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच स्पीसिएशन इज़ ब्रॉट अबाउट। तो अब थोड़ा सा ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है और देखते हैं। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन, जैसे अब फिजिकल बैरियर आ जाए अगर, सच एज माउंटेन रेंज या वाटर वे बीच में पड़ जा रही है किसी टेरेन में, तो इट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अ सर्टेन स्पीशी टू ब्रीड विद वन अनदर। ईच स्पीशीज देन डेवलप्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ देयर यूनिक या बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ देयर यूनिक हैबिटेट। तो उस केस में हम उस स्पीशी को एलोपैट्रिक स्पीशी बोल देंगे, ठीक है। Then when for example, when small group of individuals break off from the larger group and form new species, this is called peripatric speciation. So this is a different one. As in allopatric speciation, a physical barrier makes it impossible for the members of the groups to interbreed with one another. The main difference between allopatric speciation and peripatric speciation is that in peripatric, one group is much smaller than the other, ठीक है। तो allopatric में एक physical barrier की वजह से होता है, जबकि पेरीपैट्रिक में चूँकि एन एलोपैट्रिक स्पीसिएशन फिजिकल बैरियर्स मेक इट इम्पॉसिबल फॉर मेंबर्स, जबकि इसमें क्या होता है कि एक दूसरी स्पीशी का ग्रुप है वो इतना कम मतलब संख्या में होता है, छोटा होता है ग्रुप उसका, कि उसके कारण स्पीसिएशन होने लगता है, ठीक है। तो दैट बिकम्स पेरीपैट्रिक। सो देन कम्स पैरापैट्रिक। सो in this type of speciation, a species is spread out over a large geographical area. Although it is impossible for any member of the species to mate with another member, individuals only mate with those in their own geographical region. Like allopatric and peripatric speciation, different habitats influence the development of different species. In parapatric speciation, instead of being separated by a physical barrier, the species are separated by differences in the same environment. Parapatric speciation sometimes happens when part of an environment has been polluted, ठीक है। तो अगर जैसे बहुत बड़ा environment है, इतना बड़ा है कि उसके regions of environment में conditions बदल जाती हैं और कुछ अलग regions में कुछ और conditions हो जाती हैं, तो फिर parapatric speciation होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है individuals only mate with those in their own geographical region। यहाँ पे instead of being separated by a physical barrier, the species are separated by the differences in the same environment, ठीक है। तो that happens in parapatric speciation, which usually occurs in very large environmental scenarios, ठीक है। और फिर sympatric speciation होता है, that is controversial. Some scientists don't believe it exists. Sympatric speciation occurs when there are no physical barriers preventing any members of a species from mating with another and all members are in close proximity to one another. A new species, perhaps based on a different food source or characteristic, seems to develop spontaneously. तो जो बिल्कुल chaos और random वाला speciation process होता है, जब कोई barrier कोई check नहीं होता, तब फिर वो sympatric speciation में चला जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के speciation है। तो पहला वाला तो जो था that was क्या था, वो कहाँ गया, पहला वाला था allopatric, वो physical barrier की वजह से था। दूसरा वाला था peripatric, इट वॉज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ फिज़िकल बैरियर बट बिकॉज दूसरा ग्रुप जो था दैट वाज इतना कम संख्या में था कि उसकी वजह से एक स्पीसिएशन हो जा रहा था। तीसरा पैरापैट्रिक हो रहा था, इतना बड़ा इन्वायरमेंट था कि उसके अंदर कुछ हिस्से के कंडीशंस डिफरेंट हो गए, तो कह सकते हैं कि सब एनवायरनमेंट्स बन गए थे, सब यूनिट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स बन गए थे जो कुछ हद तक एक दूसरे से अलग थे, जिसकी वजह से पैरापैट्रिक स्पीसिएशन होने लगा था, ठीक है। फिर सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन टोटल रैंडम था, कोई भी बैरियर नहीं था, कोई भी किसी से भी मेट कर रहा था, ब्रीड कर रहा था और बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज़ हो रही थी। तो दैट इज़ सिम्पैट्रिक एंड ऑल्दो दैट इज़ नॉट वेरी रेडिली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट्स, ठीक है। अब जैसे फिज़िकल फैक्टर्स हम जब ऊपर ये स्पीसिएशन के दौरान बात कर रहे थे, तो फिज़िकल फैक्टर्स टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, लाइट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मार्क कर लो
कि टेम्परेचर तो होता ही है, ह्यूमिडिटी भी होता है, लाइट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी होता है। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब जैसे वो ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में वाटर जाएगा, भाई ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर में कहाँ है? कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है। तो वाटर ऑक्सीजन तुम्हारे क्या हो गए? इनऑर्गेनिक हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में भी तुम्हारा कार्बन है, ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक। फिर नाइट्रोजन भी इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में तुम्हारा प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स ये सब चला जाएगा, ठीक है। अब फर्दर अडेप्टेशन की बात करें तो एस्टिवेशन देखो क्या होता है। इनएक्टिविटी फेज ड्यूरिंग द समर को हम एस्टिवेशन बोलते हैं, जबकि हाइबरनेशन इज डन इन विंटर्स। बट बोथ दीज मैकेनिज्म्स आर डन ओनली बाय द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैनॉट ऑल्टर देयर bodily enzymes in different temperatures, since they need to undergo either estivation or hibernation to remain alive. अभी हमारे केस में क्या है कि गर्मी आती है तो हमारे अंदर के एंजाइम्स बदल जाते हैं, ठंडी आती है तो एंजाइम्स बदल जाते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है, तो उन्हें हाइबरनेट या एस्टिवेशन करना पड़ता है। वाइल वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक पोलार बियर्स, mammals etc. do not exhibit hibernation or estivation and can regulate body temperature in harsh conditions. Animals which show hibernation are bats, bears, rodents, chipmunks, hedgehogs. तो इस पे भी डायरेक्ट सवाल बन सकता है और गलत कर दोगे। rodents दे आर मतलब दे हैव टू हाइबरनेट और एस्टिवेट, ठीक है। उसी तरह से बियर्स भी आए, सारे बियर्स नहीं है बट कुछ बियर्स हैं, rodents हैं, चिपमंक्स हैं, hedgehogs है। ये सारे के सारे चिपमंक्स और hedgehogs स्पेशली यहाँ याद रखो, अलॉन्ग विद बैट्स तो पता है तुम्हें, बैट्स, बियर्स, rodents, चिपमंक्स, hedgehogs, ये सारे इनको ज़रूरत पड़ती है हाइबरनेट या फिर एस्टिवेशन करने की। देन यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। एग्जाम्पल वार्म ब्लडेड मैमल्स की अगर हम बात करें जो हम लोग हैं, while स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। एग्जाम्पल पोलार बियर हो गया या फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया। बट नोट दैट पोलार बियर इज़ नॉट अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। पोलार बियर इज़ नॉट अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसको हाइबरनेट और एस्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है इन वाटर। अब देखो वाटर बॉडीज़ में अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, अभी नहीं, अभी बाद में आएगा। तो खैर देखो जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर है, तो सबसे ऊपर देखो एपिलिम्नियन है, फिर मेटालिम्नियन है, फिर हाइपोलिम्नियन है, ठीक है, डेप्थ वाइज है। तो सबसे कम डेप्थ पे क्या है? एपी, उसके बाद मेटा, फिर हाइपो। तो एपिलिम्नियन, फिर मेटालिम्नियन, फिर हाइपोलिम्नियन। दिस इज़ थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वाटर। यूरी हेलाइन, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक यूरी क्या था, यूरी थर्मल ऑर्गेनिजम्स एंड स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसी तरह से यूरी हेलाइन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस होता है, स्टेनो हेलाइन कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। देन नेक्स्ट इज़ हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, ये तो पता ही होगा, और ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं इनको, या ट्रांसड्यूसर्स बोल लो या सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोल लो, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर तो भैया प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स को खाने वाला जो हर्बीवोर्स होते हैं वो दे बिकम द सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स फॉर द कार्निवोर्स। तो इसीलिए हर्बीवोर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं या फिर ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, एंड आर फाउंड एट द T2 लेवल। तो T1 लेवल पे हमेशा ये हर्बीवोर्स मिलेंगे T1 लेवल पे, जबकि T2 लेवल पे तो मेरे हेटेरोट्रॉप्स मिल जाएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। वाइल पिचर प्लांट्स आर प्लेस्ड एट T1 ड्यू टू देयर फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो एट T3 बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो वो इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाते हैं। पिचर प्लांट इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड ग्रोज इन द रीजन्स वेयर सॉइल हैज शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली सैप्रोट्रॉप्स एंड ओमनीवोर्स कैन बी प्लेस्ड एट एनी ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट T1। तो T1 पे नहीं रख सकते बिकॉज दे आर ट्रांसड्यूसर्स। सैप्रोट्रॉप्स वही हो गया, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भी आपको T1 के अलावा कहीं भी रखना है, ओमनीवोर्स को भी आपको T1 के अलावा कहीं भी रखना है। डिफरेंस बिटवीन स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स है, while scavengers eat voluminous masses of dead and decaying matter, while complete breakdown of organic material is done by decomposers like detrivores, snail insects and earthworm, nematodes, arthropods etc. Intermediate waste decomposition। देखो फिर से बता रहे हैं, कंप्लीट डिकम्पोजिशन कौन करता है? फंजाई ईस्ट बैक्टीरिया करता है। फंजाई ईस्ट बैक्टीरिया कंप्लीट डिकम्पोजिशन करते हैं,
और इसलिए उनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। वेराज पार्शियल डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स लाइक डेट्रीवोर्स। तो डेट्रीवोर्स इक्वल टू पार्शियल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे जाएगा स्नेल, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, नीमाटोड्स, आर्थ्रोपॉड्स, जबकि सैप्रोट्रॉप्स जिसमें फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया आते हैं, दैट ब्रिंग अबाउट कंप्लीट डिकम्पोजिशन। तो ठीक है, स्कैवेंजर्स तो बिल्कुल ही बड़े बड़े मासेस को तोड़ते हैं। तो अगर एक हायरार्की बनाने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर आएगा स्कैवेंजर्स, उसके बाद आएगा डिकम्पोजर्स जो कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, और डिकम्पोजर्स इज सिनोनिमस टू डेट्रीवोर्स। फिर डिकम्पोजर्स के नीचे आएगा सैप्रोट्रॉप्स जो फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कंप्लीट डिकम्पोजिशन करते हैं। अब डिकम्पोजिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होएगा? फ्रैगमेंटेशन। अब ये मेरे ख्याल से फ्रैगमेंटेशन वाला काम कौन करेगा? ये स्कैवेंजर करेगा जो सबसे बड़े बड़े वॉल्यूमिनस मासेस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ठीक है, ईगल, वल्चर्स वगैरह हो गए। तो फ्रैगमेंटेशन होगा, उसके बाद लीचिंग होगा उसमें, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, और फिर मिनरलाइजेशन होगा। तो कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, और स्टार्टिंग के 2 हैं। क्या है वो? फ्रैगमेंटेशन और लीचिंग। दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो फ्रैगमेंटेशन हो गया, फिर लीचिंग हो गया, फिर कैटाबॉलिज्म हो गया, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, अब इकोटोन एंड एज इफेक्ट देख लेते हैं। द मर्जिंग एंड ट्रांजिशनिंग ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम्स गिविंग राइज टू अ न्यू इकोसिस्टम। जैसे मैंने ऊपर बताया था, लिम्नाटिक और लिटोरल जोन्स जब बता रहे थे, तो वहाँ पे लैंड भी मिल रहा था, सी वाटर भी मिल रहा था। तो ऐसे रीजन्स को हम इकोटोन कहते हैं, जहाँ पे एक फिनोमिनन देखने को मिलता है जिसे हम एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट इज़ नथिंग बट अ ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी उस रीजन में ज़्यादा होती है। दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द एज इफेक्ट, और simply put more favorable conditions for varied types of species. That's why wetlands need more attention in conservation, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रकार की स्पीशीज़ थ्राइव करती हैं, वहाँ लिव करती हैं। So the majority species found in the ecotone region is called the edge species, generally birds. As the edge effect increases, the ecotone allows greater biodiversity. Gross productivity of the ecosystem is measured in gram per meter square per year, while net productivity is gross productivity minus respiration. ठीक है, तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे इकोसिस्टम का? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दैट इज़ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। वेरएज नेट में रेस्पिरेशन वाले प्रोडक्टिविटी को माइनस कर दो। ठीक है, the productivity went into respiration. If you subtract that, you will get the net productivity of a region. ठीक है, तो अब यहाँ से एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोकेमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड लिंडनमैन 10% रूल ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी, ये सब अगले वीडियो में देखते हैं।